सभी दोस्तों का धाकड़ साइंस क्लासेज पर स्वागत एवं अभिनंदन। आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर आया हूँ। ये प्रश्न साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज है और टेस्ट सीरीज नंबर 26 है। इससे पहले मैं आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित 25 टेस्ट सीरीज सोल्व करवा चुका हूँ। तो मेरे सभी भाई बहन, मेरे साथीगण, मेरे मित्र उन 25 टेस्ट सीरीज को सोल्व करके बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए साथियों मैंने उसमें। आप एक बार उनमें जाना और एक एक दो टेस्ट सीरीज देना और फिर उनके प्रश्न का लेवल देखना। आप मान जाओगे कि वास्तव में रीड के हिसाब से बहुत शानदार ज़बरदस्त प्रश्न है वो। तो पूरी उम्मीद है मेरे को कि आप उनके कमेंट, ये 25 टेस्ट सीरीज के कमेंट मुझे अवश्य दोगे और मैं आपको ग्रेड प्रदान करूंगा। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, जिस पर चर्चा करने वाले हैं, वो टेस्ट सीरीज नंबर कितनी है? 26 है। ये भी संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है और इनकी व्याख्या जो है साथियों, आप बिल्कुल ध्यान लगाकर सुनना। मेरा हर एक शब्द जो होगा ना, हर एक शब्द आपके लिए प्रश्न का रूप होगा। तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे और बहुत ही ध्यान के साथ प्रश्न को पढ़कर ध्यान से ऑप्शन देखकर कमेंट करेंगे मुझे। तो पूरी उम्मीद करता हूँ साथियों में आपसे कि आप जितनी भी मैंने टेस्ट सीरीज सोल्व करवा रहा हूँ इनको पूरे तन मन धन के साथ देखोगे तो आपका निश्चित तौर पर भगवान रीट में सिलेक्शन कर देगा। मेरे सभी छोटे भाई और बहन, चलिए मैं आपके लिए पहला प्रश्न लेकर आता हूँ। आप कब से वेट कर रहे होंगे, तो मैं आज स्क्रीन पर आपके लिए पहला प्रश्न लेकर आता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब शानदार प्रश्न है साहब। पहला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर आ रहा है। देखो, पहला प्रश्न शानदार प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साहब। तो इसका उत्तर दीजिए सभी जने। अच्छे लेवल से लिया गया प्रश्न है, इसका उत्तर दो आप। बहुत ही बड़ा प्रश्न है, देखो कितना बड़ा प्रश्न है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा सभी को। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देते हैं हम। प्रश्न नंबर 1 है, क्या कहना चाहता है प्रश्न नंबर 1? कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है, ये बहुत आसान है, किंतु सही व्यक्ति के साथ सही मात्रा में सही समय पर सही प्रयोजन हेतु सही ढंग से क्रोध करना आसान नहीं है। उपरोक्त कथन किसका है? बहुत जबरदस्त प्रश्न है साथियों, कई बार रीट में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका और सीटेट में तो ये प्रश्न अक्सर पूछे जाता रहता है। तो इसका जल्दी से उत्तर दीजिए मुझे कमेंट करके। जिसकी भी मनोविज्ञान की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, जो बार बार रिवीजन कर रहा होगा, धाकड़ साइंस क्लासेस की सारी टेस्ट उसने ज्वाइन कर ली, वो आराम से इसका उत्तर दे देगा। बहुत ही अद्भुत प्रश्न है, इसका जल्दी से उत्तर दो। बिल्कुल सही है, जिनका उत्तर आ रहा है अभी तक बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर पहला जो है ना, इसका करेक्ट आंसर जाएगा। अरस्तु जो है, अरस्तु ने ये बात कही थी, क्या कही थी कि साहब कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है लेकिन उसको सही समय पर सही काम के लिए सही क्रोध करना बहुत मुश्किल होता है। ये बात किसने बताई थी? तो अरस्तु ने बताई थी। अब साहब मैं आपको एक बात और बता दूं कि अरस्तु ने सबसे पहले आत्मा शब्द जो है ना, ध्यान देना, आत्मा शब्द जो है ये तो दिया था हमारे किसने? आत्मा शब्द है, आत्मा शब्द तो हमारे दिया था किसने? सुकरात ने दिया था। सुकरात ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम है रिपब्लिक पुस्तक। रिपब्लिक पुस्तक में उन्होंने आत्मा शब्द का उपयोग किया था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अरस्तु साहब जो है, अरस्तु साहब ने आत्मा का अध्ययन किया था और वही आत्मा का अध्ययन आगे चलकर आधुनिक मनोविज्ञान बना। ये बात सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वाटसन ने क्या किया था? जेबी वाटसन ने ये बात कही थी कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उससे आप चाहो वो बना सकता हूँ, इंजीनियर, चोर, डाकू, कुछ भी बना सकता हूँ, आपको वो बना सकता हूँ। तो साहब ये था पहला प्रश्न, आपका कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मैं चलता हूँ दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न, इसका स्क्रीनशॉट सभी जने ले लेना। दूसरे प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं साहब। दूसरा प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर पेश होने जा रहा है। देखो दूसरा प्रश्न ये आ चुका है, पेश हो चुका है। क्या कहना चाहता है प्रश्न? ये भी साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो प्रश्न को पढ़ना ध्यान से, बहुत जबरदस्त प्रश्न आ रहे हैं आज। प्रश्न नंबर दूसरा जो है, ये प्रश्न ये कहना चाहता है साहब, किशोर प्रोडू को मार्ग में बाधा समझता है जो उससे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है। ये कथन किसका है? साहब किसका कथन है ये जल्दी से बताइए मुझे। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका जल्दी से आंसर दीजिए मुझे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साहब। इसका जो करेक्ट आंसर जाता है, ये जाता है हमारे ऑप्शन नंबर 3 को जाता है। कोल्सनिक जो है ना साथियों, कोल्सनिक जो है ये क्या कहता है? ये एक विचार देता है और इस विचार का नाम है कि इस विचार का जो कथन है ये है, किशोर प्रोडू को मार्ग में बाधा समझता है और अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है। तो ये बात किसने कही थी? तो ये कोल्सनिक ने कही। देखो साथ याद कैसे रखोगे? कोल, कोल का मतलब आप क्या जानते हो? जब भी आप अपने मान लो किसी फ्रेंड के, किशोर, देखो बात किसकी हो रही? किशोरावस्था में। किशोरावस्था के लोग क्या करते हैं? अपनी फ्रेंड को कॉल करते रहते हैं। तो किशोरावस्था के लोग अपनी फ्रेंड को क्या करते हैं? अपनी फ्रेंड को कॉल करते हैं। लेकिन इनको रोकता कौन है? प्रोड। प्रोड का मतलब होता है उनके माता पिता, उनका बड़ा भाई, कोई भी होता है, वो क्या करता है? उनको रोकता है। क्या कहता है कि तो पढ़ाई कर, नवरी कॉल मत कर। तो याद रख लोगे ना। देखो मार्ग में बाधा उत्पन्न कौन कर रहा है? आप कर तो रहे हो कॉल, लेकिन इस कॉल करने के लिए आपको मार्ग में बाधा कौन कर रहा है? प्रोड बाधा कर रहा है। और प्रोड कर रहा है किसके लिए? किशोरावस्था के लिए। तो ये याद रखेगा ऐसे। साथ ही कथन थोड़े याद रखने में कठिन होते हैं, तो इसके लिए हम ऐसे कोल्ड सेट करके याद रखेंगे तो आपको आराम से याद रह जाएंगे। तो फिर आप सोच रहे हैं किशोरावस्था के लिए तो उन्होंने ये कहा था। तो साहब आप ये नहीं बताओगे कि बाल्यावस्था के लिए उन्होंने क्या कहा होगा? आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि बाल्यावस्था के लिए भी कोल ब्रूस ने कुछ ये
कोल्सनी ने कुछ बात कही थी क्या? तो बिल्कुल इन्होंने क्या बात कही थी, ध्यान से सुनना। कोल्सनी ने और कुछ बात कही थी, वो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है कोल ब्रूस। ध्यान है ना, कोल ब्रूस ने बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल, ये बात उन्होंने कही थी। किन्होंने कही थी? ये कोल ब्रूस ने कही थी। और ये तो आपको समझ में आ गया होगा प्रश्न। और एक और मैं चीज़ बता दूं साथियों, ध्यान देना। रोज साहब ने किशोरावस्था के लिए बात बताई थी, किशोरावस्था के लोग सेवा के आदर्शों की स्थापना एवं पोषण करते हैं। ये चीज़ ही बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलेंटाइन ने किशोरावस्था के लिए क्या कहा था? देखो, रोज के लिए तो मैंने बता दिया, रोज ने किशोरावस्था के लिए क्या कहा था। तो किशोरावस्था के लोग सेवा के आदर्शों की स्थापना था, पोषण करते हैं। वेलेंटाइन ने किशोरावस्था के लिए बात कही थी, इन्होंने कही थी कि घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता होती है। तो ये बात थी साहब किशोरावस्था को लेकर। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। देखो, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर पेश होने जा रहा है। क्या कहना चाहता है प्रश्न साहब आपसे ये कहना चाहता है कि प्रश्न क्या कहना चाहता है, देखो प्रश्न को पढ़ना। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। बुद्धि जो है, बुद्धि इन 4 शब्दों से निहित है। पहला शब्द देखो कौन सा? ज्ञान, आविष्कार, निर्देशन, आलोचना। ये कथन किसका है साहब? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से उत्तर दो इसका। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत गजब का प्रश्न लिया है। ये बात किसने कही थी, तो आप जल्दी से बता दीजिए मुझे। तो ये बात करने वाले थे हमारे, जिनका नाम आता है अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने ने सर्वप्रथम बुद्धि को लेकर परीक्षण प्रारंभ किया था। तो अल्फ्रेड बिने ने क्या बात कही थी? अल्फ्रेड बिने ने ये बात कही थी कि बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। कौन कौन से? ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। अब आप सोच रहे होंगे कि साहब थॉर्नडाइक ने भी तो कुछ बताया था, ये नहीं बताओगे क्या? तो बिल्कुल बताएंगे। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को लेकर विचार दिया था, वो विचार ये है, बुद्धि सत्य एवं तथ्य को स्पष्ट करने की शक्ति है। क्या बताया था इन्होंने? बुद्धि, एक तो सत्य की बात कराई है, बुद्धि सत्य, और दूसरा क्या कर रहा? तथ्य है। बुद्धि सत्य और तथ्य को स्पष्ट करने की शक्ति होती है। बाकी इन दोनों ने बुद्धि के बारे में कुछ भी नहीं कहा। अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ मैं, इसका करेक्ट आंसर आपको मिल गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ साहब। अगला प्रश्न क्या है? देखो, अगला प्रश्न आ चुका है, आपके स्क्रीन पर पेश होने जा रहा है। अगला प्रश्न साहब बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, इसका करेक्ट उत्तर आप बताओगे मुझे। प्रश्न क्या कहना चाहता है? देखो, व्याख्यान के दौरान संप्रेषण होगा यदि शिक्षक, व्याख्यान है, व्याख्यान का मतलब सीधा मतलब ये व्याख्या कर रहा है शिक्षक, उस समय संप्रेषण होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए मुझे इसका। पहला जो है, देखो पहला इसमें ऑप्शन दे रखा, तैयार किए गए नोट्स में से पढ़ाता है। दूसरा ऑप्शन है नोट्स तैयार करके आता है और उन्हें मार्गदर्शिका के रूप में प्रयोग करें। तीसरा ऑप्शन कह रहा तत्काल व्याख्यान प्रस्तुत करता है। चौथा ऑप्शन साहब आपसे कहना चाहता है, चौथा ऑप्शन क्या है? देखो, चौथा ऑप्शन को ध्यान से देखना। चौथा ऑप्शन ये है कि दूसरे क्षेत्रों में से उदाहरण देते हुए तत्काल व्याख्यान करता है। साहब इसका उत्तर तो आपको पता चली गया होगा, इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से मुझे बताइए। बिल्कुल, जिनका ऑप्शन नंबर 4 है उनका उत्तर करेक्ट है। दूसरे क्षेत्रों के उदाहरण देते हुए, दूसरे क्षेत्रों के उदाहरण एग्जाम्पल देते हुए तत्काल व्याख्या करें, मतलब व्याख्या करना, यही क्या होता है, ये जो व्याख्यान के दौरान संप्रेषण होगा यही शिक्षक करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। देखो, पांचवा प्रश्न भी स्क्रीन पर आने वाला है साहब, बहुत जबरदस्त प्रश्न है, बहुत खतरनाक प्रश्न है, इसका उत्तर दो आप। बहुत ही शानदार प्रश्न लिया है साथियों मैंने आपके लिए, तो इसका उत्तर दो आप जल्दी से। प्रश्न क्या कहना चाहता है? देखो, प्रश्न साहब ये कहना चाहता है आपसे कि आपको बताना है, रॉबर्ट गेने ने अधिगम की कितनी परिस्थितियां बताई थी। बहुत शानदार प्रश्न है। तो रॉबर्ट एम गेने के अनुसार अधिगम की जो परिस्थितियां होती है वो 8 परिस्थितियां होती है। कौन कौन? देखो, 8 परिस्थिति के नाम सुनना एक बार, 8 परिस्थिति के नाम सुनना। पहली परिस्थिति इन्होंने बताई थी संकेत अधिगम। दूसरी बताई थी इन्होंने उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम है, श्रृंखला अधिगम है, शाब्दिक अधिगम है, बहुविभेदन अधिगम और प्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। ये जो है ना, अमेरिका के विद्वान थे, इन्होंने एक कब बताया था? आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा अब, तो ध्यान देना। इन्होंने ये 8 प्रकार के क्या बताए थे? 8 प्रकार के अधिगम बताए थे। 2 श्रेणी में बांटे थे इनको, निम्न श्रेणी के और उच्च श्रेणी के। इनसे बहुत प्रश्न आते हैं साथियों, ये टॉपिक हम अलग से देखते हैं, अगर करेंगे तो इसके बारे में बताऊंगा आपको। तब मैं अगला प्रश्न लेता हूँ। अब अगला प्रश्न साहब आपके स्क्रीन पर पेश हो चुका है। क्या कहना चाहता है प्रश्न साहब आपसे ये कहना चाहता है कि आप इसका उत्तर दो। प्रश्न क्या है? देखो, प्रश्न को पढ़ते हैं। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है रुचि, अवधि, नवीनता, आकार। क्या है इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए मुझे। इसका जो करेक्ट आंसर जाता है, ये जाता है ऑप्शन नंबर 1 को। रुचि जो होती है, रुचि ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है, ये क्या है? रुचि है। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। देखो, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर पेश होने जा रहा है साहब। प्रश्न क्या है, इसको ध्यान से पढ़ना और फिर उत्तर देना मेरे को। तो ये लो साहब, प्रश्न पेश हो गया है। क्या कहना चाहता है? देखो, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? आपको देखो 4 विधियां दी गई, उसमें से ये बताना है कि स्मृति, मेमोरी को मापने के लिए इस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है, वो आपको बताना है। तो पहला है, देखो क्या है ऑप्शन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा।
प्रत्यायन विधि है, तार्किक विधि है, पहचान विधि है, पुनः सीखना विधि है, कौन सी विधि आएगी इसमें? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर जो जाता है तार्किक विधि। तार्किक विधि जो है ना ये स्मृति के मापन के लिए प्रयोग नहीं की जाती, बाकी ये प्रत्याहान विधि है ये की जाती है, पहचान विधि ये तीनों का उपयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर समझ में आ गया होगा। मैं अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ साहब। अगला प्रश्न आपके सामने पेश होने जा रहा है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। मेरे सभी भाई बहन, मेरे साथीगण, मेरे मित्र, मेरे प्यारे साथी सब इसका उत्तर देंगे। बहुत शानदार प्रश्न लिया है मैंने आपके लिए। प्रश्न क्या कहना चाहते हैं देखो साथियों, प्रश्न है उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है। साहब ये किस विधि के सोपान है ये आपको बताना है। बहुत शानदार प्रश्न है आपके लिए। तो ये प्रश्न रीट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब रीट का तो फेवरेट प्रश्न है रीट का साहब। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये आगमन विधि होगा। आगमन विधि में हम इनका उपयोग करते हैं। आगमन विधि क्या होती है साथियों, ये विधि जो होती है उदाहरण से नियम की ओर चलती है। उदाहरण से कहाँ की ओर चलती है, नियम की ओर चलती है। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, उदाहरण से नियम की ओर चलती है। मैं आज का जो है ना नवा प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर पेश करता हूँ साहब। बहुत जबरदस्त प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर दो। प्रश्न क्या कहना चाहता है देखो, प्रश्न ये कहना चाहता है फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण में होता है। किस में होता है ये आपको बताना है। तो हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण जो होता है साहब ये होता है हमारा परायम में। परायम होता है, इसमें क्या होता है हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण होता है। अब आप सोच रहे हैं कि परायम को साहब क्या बोलते हैं, हमें तो कुछ याद नहीं आ रहा है। तो साहब परायम को जो बोलते हैं, परायम को इंग्लिश में सुपर ईगो बोलते हैं। सुपर ईगो जो होता है ना ये सर्वाधिक वृद्धावस्था में पाया जाता है। ये वृद्धावस्था में पाए जाने वाला गुण है। वृद्धावस्था में होता है ये आदर्शवादी होता है, देव भाव होता है इसमें, बलिदान त्याग समर्पण का होता है, दूसरों के लिए जीना होता है। और इसमें ध्यान देना मानसिक इच्छाएं प्रबल होती है, शारीरिक इच्छाएं दुर्बल होती है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं चलता हूँ आपके लिए 10वां प्रश्न पेश करता हूँ। बहुत ही शानदार प्रश्न है साहब, क्या है इसका जल्दी से उत्तर दीजिए। प्रश्न ये कहना चाहता है आपसे कि प्राथमिक आवश्यकताओं से भी जाना जाता है। प्राथमिक आवश्यकताओं को किससे जाना जाता है ये बताना है आपको। बहुत जबरदस्त प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। सभी मेरे भाई बहन इसका आंसर दे सकते हैं। तो मेरे वो भाई बहन जो दूर दराज बैठे किसी कारणवश कोचिंग वोचिंग नहीं ले पा रहे या कोचिंग ले भी रखी है जिन्होंने, तो कोचिंग लेकर भी आप कुछ नहीं उखाड़ सकते हो। ध्यान रखना, बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग में आप एडमिशन ले लो, बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग में आप बहुत एडमिशन ले लो, पर तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता जब तक आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं करोगे। ये आज का वास्तविक सत्य और फैक्ट है साथियों कि आप टॉपिक को कितने 10 बार पढ़ लो, लेकिन आपने उस टॉपिक से अगर टेस्ट सीरीज नहीं किया आपने सोल्व, तो आपका सिलेक्शन कदाचित भी नहीं होगा। ये 100% सत्य है। तो इसलिए आप टेस्ट सीरीज जरूर देते रहिए और आराम से नोट्स को पढ़ते रहिए। और अभी तो आपको रीट की तैयारी करने का काफ़ी समय मिल गया है। 7-8 महीने तो आपको हो ही गए वैकेंसी की घोषणा करें, लेकिन अभी तक वैकेंसी आई नहीं है। और अभी वैकेंसी आएगी, 5 महीने आराम से लग जाएंगे, तो आपकी तैयारी को आप गोल्डन पथ पर लेके जा सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है साहब, इसका करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 2। जो प्राथमिक आवश्यकता होती है, इस प्राथमिक आवश्यकता को हम दैहिक आवश्यकता से के नाम से भी जानते हैं। दैहिक आवश्यकता होती है, प्राथमिक आवश्यकता होती है। प्राथमिक आवश्यकता होती है हमारी भोजन और पानी, ठीक है, भोजन और पानी मतलब खाना चाहिए हमें और क्या चाहिए, पानी चाहिए, प्राथमिक आवश्यकता है। फिर द्वितीय आवश्यकता में आ जाती है हमारी, द्वितीय आवश्यकता में हमारी रोटी कपड़ा और आ जाता है, मतलब रीते मकान और कपड़ा ये सुरक्षा के लिए आ जाता है। तो अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ साहब। 11वां प्रश्न आपके लिए पेश हो गया है, शानदार प्रश्न है। उत्तर दो इसका। प्रेक्षण विधि द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है। प्रेक्षण विधि द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है। अचेतन मन का, चेतन मन का, बुद्धि का, सृजनात्मकता का, किसका अध्ययन किया जाता है ये बताना है आपको। जल्दी से बताइए। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर जो जाता है ऑप्शन नंबर 1 को, अचेतन मन का अध्ययन जो है ना प्रेक्षण विधि द्वारा किया जाता है। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। आज का लास्ट फाइनल अंतिम प्रश्न आपके सामने पेश हो चुका है साहब। शानदार प्रश्न है, इसका उत्तर दो। प्रश्न क्या कहना है, प्रश्न नंबर 12 देखो, ज्ञानेंद्रियों के विश्राम की अवस्था मानी गई है। ज्ञानेंद्रियों का मतलब क्या होता है साथियों, ज्ञानेंद्रियों का मतलब इंद्रिय होता है। इंद्रिया देखो विज्ञान में तो होती है 5, मनोविज्ञान में होती है 6। मनोविज्ञान में कितनी होती है, 6। ये तो मनोविज्ञान की है और ये किसने है, विज्ञान की। विज्ञान की में जैसे पहला तो आ जाएगा हमारा क्या, आँख आ जाएगी, आँख है। उसके बाद में देखो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, आँख आ जाएगी, कान आ जाएगा, नाक आ जाएगा, जीभ आ जाएगा, त्वचा आ जाएगी, ये तो हो गई। और मन जो होता है ना, मन ये मनोविज्ञान में होती है। कुल मिला के कितनी हो गई, 6 ज्ञानेंद्रियाँ हो गई। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। जन्म से लेकर 2 माह तक जो होती है ना, इंद्रिय के विश्राम की अवस्था है, ज्ञानेंद्रियों के विश्राम की अवस्था मानी जाती है। तो ये थे साहब आज के 12 प्रश्न। कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताओगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करेंगे। साथियों ये टेस्ट सीरीज आप रोजाना ज्वाइन करते रहना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ध्यान देना, यदि आपको मैं ग्रेड देता हूँ रोजाना आप मेरे को कमेंट करोगे और मैं आपको ग्रेड देता हूँ। यदि आपके ए ग्रेड आ रही है, A+ या A- या ए ग्रेड आ रही है, तो ये मान के चलो कि आपके सिलेक्शन के 100% चांस है। लेकिन जिसके बी ग्रेड आ गई उसको और मेहनत करने की जरूरत है। देखो डिमोटिवेट किसी को नहीं होना। यहाँ पे इस पृथ्वी पर जो है ना कोई भी प्रतिभाशाली नहीं है और कोई भी मंद बुद्धि प्राणी नहीं है। ये सब क्या हमारी सोच है और हम मेहनत करेंगे। तो देखो मेरी बात सुनो, हमने मंद बुद्धि और प्रतिभाशाली किसको बांट दिया। जिसका रिजल्ट 100% रहता है उसको तो हमने प्रतिभाशाली बोल दिया, और जिसका रिजल्ट 50% से कम होता है तो उससे हमने मंद बुद्धि बोल दिया। लेकिन साथियों ध्यान देना, थॉर्नडाइक ने एक सिद्धांत दिया था कि बिल्ली सबसे मंद बुद्धि प्राणी थी, फिर भी उसने गेट खोलना सीख लिया। तो अरे हम तो इंसान है, हम क्या नहीं सीख सकते हैं।
इतनी छोटी भर्ती रीट में हमारा सिलेक्शन नहीं करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। आप पढ़ते रहिए, निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होगा। और धाकड़ साइंस क्लास की टेस्ट सीरीज कभी भी मिस ना करें। ये टेस्ट सीरीज आपको रोजाना 10 बजे इस चैनल पर अवेलेबल हो जाती है, संडे को छोड़कर। संडे की हम कोई दूसरा वीडियो अपलोड करते हैं। रोजाना टेस्ट सीरीज आपको सप्ताह के 6 ही दिन 10 बजे टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। तो टेस्ट सीरीज को तुरंत सोल्व करके हमें प्रश्न को भेजिए, कमेंट करेगा कि इतने प्रश्न हुए, हम आपको ग्रेड देंगे। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय श्री राम। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।